नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा उन सभी बड़ी खबरों की जो आपसे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले शो में आपको बताएंगे ईवीएम पर सुप्रीम फैसले की खबर। जिस ईवीएम पर विपक्षी दल उठा रहे थे सवाल, उसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम सुरक्षित है और इस मशीन पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि अब इस पर सवाल न उठाएं। शो में दूसरी खबर दूसरे चरण के चुनाव की। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हुई। कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, चुनाव में क्या खास संग दिखे, सब विस्तार से जानेंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां अमित शाह ने 2 जनसभाएं की। पहले वो राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सभा करने गुना पहुंचे। हैरान ना होइए, महाराजा को राजा हमने नहीं, अमित शाह ने ही कहा। और बाद में अमित शाह पड़ोस के राजगढ़ में चुनाव लड़ रहे दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह को खरी खरी सुनाने पहुंच गए। बारिश पानी के माहौल में अमित शाह खूब गरजे बरसे, और कितना गरजे बरसे वो इस शो में हम आपको आगे बताएंगे। चौथी खबर छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुई मारपीट को लेकर। ये मारपीट हुई उस हाई प्रोफाइल सीट पर जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल के पोलिंग बूथ पहुंचते ही बीजेपी कांग्रेस के बीच मारपीट शुरू हो गई। ये मारपीट क्यों हुई और मारपीट के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर राजनीति में लगातार अमीर होते हमारे नेताओं की। हम आपको इस चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशी से भी मिलवाएंगे, साथ ही एमपी के अमीर नेताओं की लिस्ट भी आपको बताएंगे। कहावत है हारे को हरि नाम का सहारा, मगर चुनाव में तो हारे को ईवीएम का सहारा होता है। पर अब ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम विवाद का अपनी तरफ से फैसला करते हुए वीवीपैट के ईवीएम से 100% मिलान की मांग को भी खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग को भी सिरे से नकार दिया है। कोर्ट ने अब साफ किया कि अब चुनाव कराने की इस प्रक्रिया पर सबको भरोसा करना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर शुक्रवार को जो फैसला हुआ, उसको समझने से पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनवाते हैं, जो उन्होंने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर दिया था। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बोल रहे थे, राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। मगर इसी ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। विपक्षियों के सवालों पर कोर्ट ने विराम लगा दिया है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब है कि इस सिस्टम पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों से वोटर के मन में शक होता है, तो क्या अब ईवीएम के आलोचक ये मान लेंगे कि राजा की जान ईवीएम से बाहर आ गई है? ईवीएम को लेकर 3 पक्ष शामिल थे, याचिकाकर्ता, चुनाव आयोग, सरकार। ईवीएम में डाले गए वोटों का वीवीपैट से 100% सत्यापन की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी जानिए। ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी कोर्ट में दायर होती रही हैं। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। आगे चलकर जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाने से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि क्यों विपक्षी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे
आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। हालांकि विपक्षियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट या टिप्पणी के बाद आज खुश हो रहे हों, मगर वो अपनी अंतरात्मा से पूछ लें कि वो ईवीएम माता की ही कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं और उसी देवी की कृपा से वो टिके हुए भी हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिस दिन बैलेट से चुनाव हो गए उस दिन नरेंद्र मोदी जी देश छोड़कर भाग जाएंगे। केस और फैसले के असर को इन सभी पक्षों के नजरिए से समझते हैं। फैसले के बाद क्या होगा? राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। कैंडिडेट रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स जांच करेंगे। सिर्फ 5% ईवीएम की जांच होगी। 5% ईवीएम का चुनाव प्रत्याशी करेंगे। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा। खर्च का जिक्र फैसले में नहीं है। वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई। याचिका में कहा था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस विस्तृत फैसले के बाद अब कोई ईवीएम पर उंगली न उठाए, बस ईवीएम के पास जाकर मुस्कुराते हुए बटन दबाए, क्योंकि लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत है चुनाव, और चुनाव होते हैं ईवीएम से। मगर ये हम जानते हैं कि सवाल करने की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को हुआ, जहां दूसरे दौर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 1202 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और शाम 6 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत त्रिपुरा राज्य में देखने को मिला। यहां करीब 78% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 55.55% वोट पड़े, मगर सबसे ज्यादा वोटिंग मध्य प्रदेश में 57.94 टीकमगढ़ में हुई। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहां मध्य प्रदेश से काफी बेहतर स्थिति मतदान में दिखी। छत्तीसगढ़ में 72.51% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग शुक्रवार शाम 6 बजे थम गई। दूसरे फेज में वायनाड से राहुल गांधी की सीट पर चुनाव हुआ। राहुल 2019 के चुनाव में वायनाड से जीते और अमेठी से हार गए थे। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट राजस्थान के कोटा में भी चुनाव हुआ। वो पिछले 10 साल से यहाँ से ही सांसद हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंचल से है। प्रहलाद पहले बीजेपी में ही थे, अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इस सीट पर वोटिंग हो रही है। निर्मला सीतारमण, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल, तेजस्वी सूर्या जैसे कई बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में थे। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद। खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी सीटें 2019 में बीजेपी के कब्जे वाली थी, जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाली सीट खजुराहो थी। यहां से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को टिकट दिया है। उनके खिलाफ राजा भैया प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने पहले यहां मीरा यादव को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन राजा भाई प्रजापति को समर्थन दे रहा है। खजुराहो सीट का समीकरण: साल 1999 से कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। 1989 से 1999 तक उमा भारती ने जीत दर्ज की। साल 2019 में वीडी शर्मा ने जीत हासिल की। वीडी शर्मा को 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी चुनाव हुए, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। हालांकि गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वहीं जिस कांकेर के छोटे बेठिया गांव में 29 नक्सलियों को हमारे सिपाहियों ने मार गिराया था,
वहां लोग डर कर वोट करने नहीं पहुंचे। वहां करीब 1500 वोटर्स थे, लेकिन 15 वोट भी नहीं पड़े। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव रही, जहां भूपेश बघेल के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। उनके खिलाफ बीजेपी ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा था। पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संतोष पांडे राजनांदगांव से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव का समीकरण साल 1999 के चुनाव में पूर्व सीएम रमन सिंह जीते। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 4 बार चुनाव हुए। 2004 में बीजेपी के प्रदीप गांधी जीते, 2009 में बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते, 2014 में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जीते और 2019 में संतोष पांडे जीते। छत्तीसगढ़ में भी खास बात ये थी कि तीनों ही सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में बीजेपी की सरकार है। तो आपने मतदान के रंग देखे और अब आपको इस मतदान के दौरान होने वाली चुनावी बयानबाजी भी सुनवाते हैं। आज राजगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, लेकिन उनके दौरे के पहले ही तेज हवाएं शुरू हो गईं, बारिश होने लगी। आंधी के कारण टेंट का कुछ हिस्सा भी उड़ गया। मगर इन सब अव्यवस्थाओं के बीच जब खुद अमित शाह पहुंचे तो कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर ओले पानी जैसे बरसे। शाह ने जनता से कहा कि आप सब राजा साहब की शानदार राजनीतिक विदाई करिए, और विदाई भी ऐसी कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। दिग्विजय सिंह के गढ़ में गृह मंत्री ने उनके एक एक पुराने बयान जनता को याद दिलाए। चुनाव में आशिक का जनाजा। राजगढ़ में चुनाव के पहले जनाजा निकालने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये जनाजा किसका और कौन निकलवा रहा है, ये भी सुन लीजिए। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले राजगढ़। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ के खिलचीपुर में चुनावी सभा करने पहुंचे। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में सभा की। इस दौरान दिग्गी राजा पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है दिग्विजय को राजनीति से परमानेंट विदाई देने का। दिग्विजय की विदाई आपको करना है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सम्मान जैसी लीड से हराकर उनकी विदाई करना, उन्हें घर पर बिठाने का काम राजगढ़ वाले करें, यही कहने आया हूँ। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह ने बंटाधार किया, साथ ही उन्होंने उन्हें राम मंदिर विरोधी भी बताया। इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताओगे। जिनके सलाहकार ये दिग्गी राजा है, वो कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। सालों से भगवा आतंक पर दिग्विजय सिंह को घेरने वाली बीजेपी ने राजगढ़ में भी भगवा आतंक का मुद्दा उठाया। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया। कोविड के दौरान लोगों को भड़काने के आरोप भी अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर लगाए। दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा ये कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। ये तो भगवान ने अच्छा सबको बुद्धि दी है, इनकी कोई सुनता नहीं है, वरना हमारा क्या होता। और जब ये दोनों ने देखा कि सब लोग टीका लगा रहे हैं, एक दिन रात को जाकर खुद भी टीका लगाए। राजगढ़ का राजनीतिक समीकरण। लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला है। 8 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी के पास है। सोंधिया समाज के 2.5 लाख मतदाता हैं। रोडमल नागर सोंधिया समाज से आते हैं। दिग्विजय का गृहनगर राघोगढ़ राजगढ़ में आता है।
राजगढ़ से 33 साल बाद दिग्विजय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी पुरानी ट्रिक यानी पैदल यात्रा की है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव जिताने के लिए 192 दिन की नर्मदा यात्रा की थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। वैसे दिग्विजय सिंह को राजगढ़ में कमजोर नहीं आंका जा सकता। इस सीट से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस चुनाव को तो अपना आखिरी चुनाव कहते हुए पदयात्रा के साथ वोट मांग रहे हैं। अमित शाह जानते हैं कि राजगढ़ की प्रजा ने अपने दिग्गी राजा की भावनात्मक अपील को मान लिया तो आरएसएस का ये किला ढहते देर नहीं लगेगी। पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव हिंसा के साए में ही होते थे, मगर सुरक्षा बलों की सख्ती से अब इस हिंसा पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। मगर हिंसा और उपद्रव की खबर राजनांदगांव से आई है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं और अपनी प्रतिष्ठा की सीट बचाने के लिए उतरे हुए हैं। आज जब बघेल वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ पर गए तो उनको वहां पहले से ही एकत्रित लोगों ने जाने से रोका और बाद में उनके लौटते ही नारेबाजी और मारपीट भी हो गई। छत्तीसगढ़ में चुनाव का दंगल, मारपीट तक पहुंची मतदान की कहानी। कांग्रेस और बीजेपी के एक दूसरे पर आरोप। भूपेश बघेल की सीट पर क्यों मचा हंगामा? मुझे आने से रोक रहे थे, मेरे साथ जुमाजती कर रहे थे भाजपा के लोग। प्रत्याशी होकर महिलाओं को मारकर जीतने के बाद क्या करेगा? महिलाओं पर कौन हाथ उठाता है? ये देखो लगा है, इधर भी लगा है, इधर एक कान का भी गायब है। हंगामे की तस्वीर उसी राजनांदगांव की है जहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं। मगर टेढ़ेसरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनावी मैदान को जंग का मैदान बना दिया। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। खुद भूपेश बघेल बीजेपी पर आरोप लगाने लगे कि उनको पोलिंग बूथ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। मतलब गृह मंत्री संतुलन खो चुके हैं। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संतुलन खो चुके हैं। मुझे आने से रोक रहे थे, मेरे साथ जुमाजती कर रहे थे भाजपा के लोग। अच्छा, अभी यहाँ पर जो ये यहाँ पे, हाँ वो देखिए, सुन लो। बीजेपी के आरोप हैं कि भूपेश बघेल जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसका विरोध ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया है। भूपेश बघेल अंदर जा रहा था, वो प्रत्याशी हम ठीक है सम्मान करते हैं, उसके साथ अधिक व्यक्ति जा रहे थे कांग्रेस पार्टी का। इतनी सी बात पर सरपंच के लड़के ने एक महिला को खींच कर हाथ मारा। इसी गांव के सरपंच है? हाँ, इसी गांव का सरपंच। मगर मामला यही नहीं रुका। बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं के आरोप हैं कि कांग्रेसियों और भूपेश बघेल के अंदर घुसने की धक्का मुक्की के कारण उनको चोटें आई हैं। उसकी पति आज तक उसको हाथ नहीं उठाया। और कौन होता है वो हाथ उठाने वाला? क्या बोल रहे हो? आपको आप पर हाथ उठाया? हाँ, मेरे पे हाथ उठाया है। ये देखो लगा है, इधर भी लगा है, इधर एक कान का भी गायब है। प्रत्याशी आकर के महिलाओं पर हमला कराते थे। जब ये प्रत्याशी होकर महिलाओं को मारकर जीतने के बाद क्या करेगा? ये छत्तीसगढ़ को और टेढ़ेसरा को, नांदगांव को लूटने के लिए आ रहा है। जिसके बाद भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किए, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी अंदर न जाने देने का आरोप है। भूपेश बघेल ने उस ईवीएम पर भी सवाल उठाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्लीन चिट दी। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, लोकसभा के मतदाता फोन करके शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम में बाकी प्रत्याशियों की फोटो बड़ी और स्पष्ट है, लेकिन मेरी फोटो छोटी और अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। फोटो तो वैसी ही दी गई थी जैसी चुनाव आयोग ने मांगी थी। ये निष्पक्षता के @ECISVEEP दावों की कलई खोलता है। क्या ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है? लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलने वाला है। राजनांदगांव से ही बीजेपी सांसद रहे अभिषेक सिंह ने भी भूपेश बघेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। जिस तरीके की मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, उनके कपड़े फट गए, उनको चोट लगी है, हमारे पुरुष कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मर्यादा दिखाती है। इस बात की कड़ी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे, पुलिस प्रशासन से करेंगे, और इसका तो वीडियो का साक्ष्य भी मौजूद है। वैसे छत्तीसगढ़ की इस राजनांदगांव सीट पर पहले दिन से ही माहौल गर्म रहा। हालांकि एक बार प्रचार के दौरान बघेल और उनके प्रतिद्वंदी संतोष पांडे आमने सामने भी पड़ गए थे, मगर तब दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और आगे बढ़ गए थे। इस दृश्य को सभी ने खूब सराहा था, मगर आज हुई मारपीट ने राजनांदगांव का माहौल बिगाड़ दिया है। बुलेटिन के आखिर में हम आपको हमारा खास सेगमेंट चलते चलते दिखाते हैं। इन दोनों चुनाव है तो चुनाव के वायरल रंग हम आपके साथ
इसी चलते चलते में साझा करते हैं। आज तस्वीर देखिए दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह की, जो अपने पति के लिए चुनाव प्रचार के लिए राजगढ़ पहुंची थी। इस दौरान वो महिलाओं के साथ बैठकर भजन गाने लगी और भजन में घूंघट कर शामिल हुई महिलाओं का घूंघट उठाकर उनसे बात भी करने लगी। यही नहीं, अमृता सिंह ने तो ये भी बोला कि उनके पति दिग्विजय सिंह जनता के बीच इतना ज़्यादा रहते हैं कि घर पर भी नहीं आते। दिग्विजय सिंह जी को जिताइए। दिग्विजय सिंह जी को इसलिए नहीं जिताना है कि वो मतलब कोई राजा है या कोई बहुत बड़े आदमी है, इसलिए जिताना है कि वो सदैव जनता के बीच में रहते हैं और इतना रहते हैं कि मेरे घर में नहीं आते हैं। मतलब घर ही नहीं आते भाई, मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना लगा लगा के 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। वो लोग इकट्ठा रहते हैं, कहते हैं हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो, उसी में उलझे रहते हैं।